थिंग्स के ऊपर क्यों आते हैं, तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो सर एक बार बता देना प्लीज। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, परफेक्ट। ओके, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज के प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ पोटेशियम। एक ऐसा आयन, एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा बॉडी का इंग्रेडिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक सेशन लिया था फॉर द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हमने बताया था कि दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयन है, कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, जो बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो पहला आयन था वो था पोटेशियम। सो मैग्नीशियम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम। आपको ये जानते हुए हैरानी होगी कि ये पोटेशियम ब्रेन के अंदर काम करता है, हार्ट के लिए काम करता है, किडनी के अंदर काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर काम करता है, ब्लड के अंदर काम करता है। तो वैरायटी ऑफ जहाँ जहाँ इसके रोल हमें देखने मिलते हैं, आशा करता हूँ अभी तक आप सभी लोगों को ये जरूर पता चला होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी वर्किंग एबिलिटीज हैं, जो भी काम होता है, बहुत से इंग्रेडिएंट्स का, बहुत से आयंस का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रासिटिकल्स का, तो उनके अमाउंट एक परफेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। तो पोटेशियम की अमाउंट कम होने के बाद क्या क्या हो सकता है, तो जितना मैंने भी आपको बताया कि जहां जहां इसकी वर्किंग है वो उस ऑर्गेनल्स के डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलोपैथिक मेडिकेशन वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल, जो हम आमतौर पे बताते हैं कि एलोपैथिक मेडिकेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने मिलते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हमारे बॉडी के बाहर 100% नहीं जाता। 35%, लगभग 30 से 35% हमारे बॉडी के अंदर वो एज इट इज सैचुरेट कंडीशन में रहता है, और उससे बॉडी के बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत से एक एक्सरसाइजेस वगैरह करने के बावजूद भी वो हमारे बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता। दैट इज अ मेजर एलोपैथिक ड्रॉबैक्स हमें मिलते हैं। वेरएज हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ये किसी भी तरीके के मेडिकेशन नहीं रहते। हमारे खाने पीने के जो भी चीजें हम खाते हैं उनके जरिए जो मिलता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे जो भी चीजें बताई हैं दैट इज अ न्यूट्रिएंट्स, और जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हमने हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में किया है। हिबारेज मोर पावर, जस्ट मिनट, मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ठीक से। तो हिबारेज मोर पावर की इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम बताएंगे वो है प्रोटीन, जो हमारी सेल को, हमारे शरीर को एक ताकत देने का काम करता है, एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है। प्रोटीन हमारे हर एक अलग एक्शन का, जो भी हमारे एक्शन है, ऐसा कहा जाता है कि हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, तो ये जो अलग अलग होने के जो वैरायटी है उसे हम कहते हैं प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूंट में से एक। हमारे सेल को बनाने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आते हैं। उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और कुछ बायोकेमिकल फंक्शनिंग करने के लिए काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें फैट्स का, कोलेस्टेरॉल वन काइंड ऑफ फैट के इसके हम उसे डालते हैं कोलेस्ट्रॉल को। तो हमारे बॉडी जहाँ पर भी मूवमेंट है, मूवमेंट, ठीक है, तो उन सभी मूवमेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और उसी के तहत ये काम करता है। विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मिनरल्स एंड लास्टली वाटर। तो आइए देखते हैं अपने प्रोडक्ट के बाकी और क्या क्या काम हमें देखने मिलते हैं। पोटेशियम इज द फर्स्ट कॉमन आयन इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होती है उन सेल के अंदर काम करने का, उसके अंदर वो काम करता है, जैसे इंट्रासेलुलर। और दूसरी टर्म आती है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर काम करता है। अभी आप बोलोगे कि हमारे बॉडी के अंदर तो सेल्स हैं, सेल से ही हमारी बॉडी बनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है।
मगर दो सेल के अंदर जो गैप होता है, दो सेल्स के बाजू का जो एरिया होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। आने वाले ड्यूरेशन में हम एक सिग्नलिंग के बारे में एक हम सेशन लेने वाले हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स हमें जो पहचानते हैं, जैसा टच करें वो जो सेंसेशन हमें होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी एक सेशन हम लेने वाले हैं। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। तो सेल को छोड़ते हुए उसके आजू बाजू का जो एरिया होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। हम जो भी चीज खाते हैं वो सेल के अंदर जाती है और जो वेस्टिजियल पार्ट होता है वो सेल के बाहर आता है। तो पोटेशियम इज द फर्स्ट आयन और सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो हमारे हर सेल के अंदर 100% सेल्स के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने मिलता है। उसके साथ साथ वो लगभग 200 से 250 अलग अलग एंजाइम का एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, उसके रिएक्शंस के लिए काम करता है। और इसका जो रिकमेंडेशन डेली डोसेज है वो लगभग 3 से 4 ग्राम डेली हमें लगता है हमारे बॉडी के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे दुरुस्त कीजिएगा, दिस इज अ पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारे बॉडी का जो सबसे फर्स्ट है मेजर एलिमेंट के तहत वो काम करता है। उसी के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट ऑफ पोटेशियम अगर हम देखें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल को जो आकुंचन या प्रसरण म्हणतो अपन, मसल को रिलैक्स करना और कॉम्प्रेस करना, पंपिंग जो हम बताते हैं, उसके लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अल्कलाइन कंटेंट, बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, अभी हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, अल्कलासिस के लिए काम करता है। रिटेंट फ्लूइड, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जैसा हम कहते हैं कि कोई भी चीज हम खाते हैं, सबसे बड़ा फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्लड। सो ब्लड के जरिए जो खाने की चीजें एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम जो होता है, उसके अंदर भी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मसल्स को बिल्ड करने के लिए, उसे बनाने के लिए, रेगुलेट शुगर, तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर का रेगुलेशन भी पोटेशियम के जरिए किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट डायबिटीज के ऊपर क्यों आते हैं। वो मीठा है फिर भी डायबिटीज के लिए क्यों रिजल्ट आते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन इज पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन आवर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम इंसुलिन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। प्रेशर को लो करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर, ट्रेट्स क्रैम्प्स, जो जिसे हम मराठी में वात म्हणतो, जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर होने के बाद जो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, उसे थोड़ा सा सहलाना पड़ता है, उसके बाद वो ठीक तरीके से काम करते हैं, तो उसके अंदर भी काम करता है। और लास्टली रिमूव टायर्डनेस, जो थका हुआ होता है, डेजीनेस होता है, उसे भी कम करने का काम पोटेशियम से किया जाता है। पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मानना ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसे पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव हम एनायन कहते हैं, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहना, बहुत ज्यादा इक्वली रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर ये चार्ज के ऊपर डिपेंड होती है कि रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं दैट इज अ पोटेशियम। उसके बाद नर्वस टू फंक्शन, हमारे नर्व सेल्स जो होती हैं, चेतना पेशियां जो होती हैं, उनके फंक्शनिंग के लिए भी काम करता है। कैल्शियम काम करता है सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर पास ऑन करने के लिए, ठीक है, और उसे एक्टिवेट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए, उसे नर्वस सेल को फंक्शनिंग में लाने के लिए पोटेशियम काम करता है। वो भी हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अभी हम देखा है। उसके बाद हार्ट बीट को रेगुलर मेंटेन करने के लिए भी ये काम करता है। हमारी जो बीटिंग फास्ट होती है तो उसे 15 से 20 मिनट अगर हम शांत बैठ जाएं तो हमारी हार्ट बीट्स जो है वो कम हो जाती हैं, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट काम करता है, पोटेशियम काम करता है। उसके बाद मूव न्यूट्रिएंट्स, जो अभी हमने यहाँ पे बताया था कि रिटेंस फ्लूइड्स, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी खाने का जरिया है, एनर्जी एक जगह से दूसरे की जो पास ऑन की जाती है, न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट के लिए भी पोटेशियम का काम बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर जो वेस्टिजियल पार्ट होता है जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, तो एक्सक्रीशन के अंदर भी पोटेशियम का वर्क अच्छी तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो उसे बाहर निकालने के लिए भी पोटेशियम काम करता है, तो वो भी हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ये वाली डायग्राम, जहाँ पे हमने बताया कि लो पोटेशियम कैंडिडेट्स जिनके अंदर पोटेशियम की कमतरता है, या फिर हम सीधा सीधा ऐसा कहें कि पोटेशियम डिसेबिलिटीज अगर हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
दैट इज अ हायर ब्लड प्रेशर। उसके बाद फ्रिक्वेंटली इलनेस एंड कॉज्ड वोमिटिंग एंड डायरिया, हमेशा ही वोमिटिंग्स या फिर डायरिया हो जाना, जुलाब हम कहते हैं। उसके साथ साथ किडनी एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, सफर फ्रॉम अल्कोहलिज्म, जिन लोगों को अल्कोहलिज्म की बहुत ज़्यादा आदत है, जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या फिर हम ऐसा कहें वीकली ट्वाइस अगर ड्रिंक करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमतरता 110% है। और जिन पेशेंट्स के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उन पेशेंट के अंदर कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स 100% होने शुरू हो जाएंगे, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स 100% शुरू हो जाएंगी। उसी के साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, उसके भी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाता है। हैव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, और ड्रिंक करने वाले पर्सन के अंदर अगर डायबिटीज वाले पर्सन अगर ड्रिंक करते हैं, सॉरी, डायबिटीज वाले पर्सन अगर ड्रिंक करते हैं, तो उनका जो डायबिटीज है वो किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ सकता। आने वाले स्लाइड्स के अंदर आप देखोगे कि पोटेशियम किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट किया जाता है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, कम हो जाएगा तो क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल के अंदर भी पोटेशियम के वर्क हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसके सिम्टम्स यहाँ पे ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमने बताई हैं उसके सिम्टम्स क्या है वो यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज पर्सन्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम, ये हमें देखने मिलते हैं अगर हम पोटेशियम डेफिशिएंसी से जूझ रहे तो। उसके साथ साथ अभी यहाँ पे देखते हैं हम ये डायग्राम के अंदर पोटेशियम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट काइनेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को डिग्रेडेशन करना, उसे कट करते हुए बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन जिस रिएक्शन से की जाती है, और उस रिएक्शन से ऑलमोस्ट 36 एटीपीज हमें मिलती हैं, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो साइंटिफिक नेम है हमारे बॉडी के एनर्जी का। ठीक है, तो वो जो एनर्जी बनती है उस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है वो है पायरुवेट, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में कन्वर्जन होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये एक एंजाइम, और एकमात्र एंजाइम जो ये रिएक्शन कर पाता है। तो उसकी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को रेगुलेट करने का या फिर एनहांस करने का काम पोटेशियम करता है। अगर पोटेशियम नहीं है तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब आप हमेशा ही थके हुए महसूस करोगे। उसके साथ साथ एसिड एंड बेस का बैलेंसिंग करने का भी काम करता है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे एसिडोसिस और अल्कोलासिस के बारे में डिस्कस करने वाले। इंट्रासेलुलर पोटेशियम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, के डिनोट करता है दिस के, एंड अगर यहाँ पे प्लस हो तो इसे हम डिनोट करते हैं पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन जो है प्रोटीन बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस का मतलब हमारी बॉडी खुद से ही प्रोटीन बनाना शुरू करती है, और बहुत सारे प्रोटीन्स के अंदर ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल्स, जब हम बता रहे थे कि चेतना पेशी के अंदर जो ट्रांसमिशन किए जाते हैं तो वहां पे भी इसका काम होता है। उसी के साथ अफेक्ट कार्डियक मसल एक्टिविटी, कार्डियक मसल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो पंपिंग हमारा हार्ट बीट होता है, हार्ट जो पंपिंग करता है उस पंपिंग को रिलैक्स होना, पंप करना, रिलैक्स होना, पंप करने का भी उस प्रोसेस के अंदर भी पोटेशियम का रोल हमें देखने मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। इसका मतलब आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशंस हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, ब्लड के अंदर कितने अमाउंट में सोल्यूट पार्टिकल है, सोलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल है, उसे हम उसके क्वांटिटी के हिसाब से उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर सोलिड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक, जहाँ पे लिक्विड कम है और सोलिड पार्टिकल ज्यादा है, हाइपोटोनिक। टॉनिक का मतलब ये, हाइपर के अंदर वाइस वर्सा। आइसोटोनिक का मतलब जितने अमाउंट में होना चाहिए उतने अमाउंट में मेंटेन करना। तो यहाँ पे हमने बताया कि मेंटेनिंग इंट्राऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसे मेंटेन करने के लिए भाई यहाँ पे आप देख पाओ, यहाँ पे सोल्यूट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अगर ये प्रेशर बनता है तो हमारी सेल डिसफंक्शन में जाती है, हमारी सेल फंक्शनिंग में काम नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती। तो यहाँ का सोल्यूट पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाए और दोनों इक्वली हो जाए तब ही सेल काम करती है। तो इसे मेंटेन करने का भी काम पोटेशियम के तहत किया जाता है। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है। स्लाइड्स को
यूटिलाइज मत कीजिएगा प्लीज। तो बायोकेमिकल फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हम हमेशा ही बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर -70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर उसे तैयार करने के लिए, जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जो हमने बताया है पिंक कलर में, वायलेट कलर में, दैट इज सोडियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया -70 मिलीवोल्ट, और यहाँ पे बताया है +40 मिलीवोल्ट। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल का काम है, किसी भी तरीके की रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कार को चालू करने के लिए इग्निशन हम देते हैं, स्टार्टर हम देते हैं, उसके बाद कार शुरू हो जाती है। तो उस स्टार्टर देने का काम, इग्नाइट करने का काम एक्शन पोटेंशियल के जरिए किया जाता है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है पोटेशियम एंड सोडियम। तो यहाँ पे हमने बताया, और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर है इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर, और ये एटीपीएस से काम करती हैं, आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। दूसरा इसका जो रोल है, बायोकेमिकल फंक्शन है पोटेशियम का, दैट इज कंपोनेंट ऑफ पोटेशियम सोडियम पंप। तो ये जो पंप हम बता रहे हैं, इसका जो मेंबर है, वन ऑफ द मेंबर इज पोटेशियम। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन डीपोलराइजेशन। फिर से हम आते हैं एक्शन पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट से ये जो एक्शन एक स्ट्राइक हो जाएगा, उस स्ट्राइक करने के लिए पोटेशियम को बाहर जाना जरूरी है। पोटेशियम जब भी बाहर जाता है तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, बिकॉज पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है, ये बाहर जाएगा। जैसे ये बाहर जाता है, एक्शन पोटेंशियल फेज शुरू हो जाती है, और जब ये बाहर जाता है तो सोडियम अंदर की तरफ आता है। तो ये इक्वलिटी काम करती है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे। आप में से कुछ लोगों को ये सवाल जरूर आता होगा कि एक प्लस बाहर जा रहा है और दूसरा प्लस अंदर आ रहा है, तो ये तो सेम ही कंडीशन हो रही है। तो हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो ये जो फिनोमेनन है, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं ये डीपोलराइजेशन। उसके बाद हम बात करें तो चौथा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, दैट इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। यहाँ पे पंपिंग हो रही है हार्ट की, यहाँ पे डिस्टल हो रहा है, यानी फीलिंग हो रही है। तो फील हो रहा है, पंप हो रहा है, फील हो रहा है, पंप हो रहा है। डिस्टोलेशन एंड सिस्टोल, जो लब डब के हमें जो साउंड आती है ना, धड़ धड़ जिसे हम बताते हैं, एक होता है लब, एक होता है डब। तो ये जो लब डब वाली जो साउंड आती है हार्ट की, तो एक होता है डिस्टोल, एक होता है सिस्टोल, सिस्टोल डिस्टोल, आकुंचन प्रसरण। तो उसके बाद जो फिफ्थ वन जो इसका रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज नर्वस ट्रांसमिशन के अंदर। आई होप ये डायग्राम सभी को बहुत अच्छी तरीके से दिख पा रही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो हम हमेशा बताते हैं कि कैल्शियम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो ही जो ट्रांसमिशन है, जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, सिग्नल से, वो इसके बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का एक चांस है, सोडियम बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर कौन जाएगा, पोटेशियम। तो इस रिएक्शन के लिए नर्व एक्शन पोटेंशियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस एक्शन पोटेंशियल को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जितना सोडियम है उतना ही इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। तो एक्शन पोटेंशियल जब भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही कोई भी रिएक्शन होती है। तो इग्नाइट करने का, स्टार्टर करने का काम पोटेशियम और सोडियम करते हैं। तो यहाँ पे हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो सिक्स वन इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है हमारे बॉडी के अंदर HCl का सिक्रेशन करना। एक्सक्यूज मी। तो HCl का सिक्रेशन इन हमारे स्टमक, डाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HCl। हमें सभी को पता है कि इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। अगर पानी पहले पियोगे तो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है। तो ये जो फिनोमेनन यहाँ पे आप देख पाओ, HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट है, यहाँ का H निकल जाएगा, एक Cl अंदर आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ये पोटेशियम। ये इस साइड में हमने बताया हमारा स्टमक, इस साइड में हमने बताया हमारा बॉडी का ब्लड। तो ब्लड और लुमेन ऑफ स्टमक, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो रिएक्शन होने का जो प्लेस है, उस प्लेस को हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाओ H2CO3 बाइकार्बोनेट, इसे हम बताते हैं। बाइकार्बोनेट का जो फ्लक्चुएशन, जो डिसग्रेगेशन हो रहा है, अलग अलग जो कंपोनेंट हो रहे हैं, वो कंपोनेंट हो रहे हैं हमारे पोटेशियम के जरिए। पोटेशियम अंदर आ रहा है, और ये जो प्रोटॉन है, H+ आयन है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, वो बाहर जा रहा है। कहाँ पे, स्टमक के अंदर।
जैसे ही ये बाहर गया, इसका प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, प्लस प्लस प्लस, और जो माइनस वाले सिग्नल है, जो एक्सचेंजर है, वो यहाँ से बाहर आते हैं। तो अभी क्या बन गया, H प्लस Cl माइनस, तो ये दोनों कॉमन बन जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है HCl। तो हाइड्रोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन नहीं, प्रोटॉन को स्टमक के अंदर लाने के लिए एक्सचेंजर के तहत काम करता है, एक को देके दूसरा ले जाना। एक्सचेंज के लिए कौन काम करता है यहाँ पे, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर HCl के प्रोडक्शन के लिए। और सातवां इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है वो है एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम, जो हमने बताया था कि लगभग 200 से 250 एंजाइम्स ऐसे हैं जो जिसके एक्टिवेशन के लिए या फिर उसके रिएक्शन होने के लिए पोटेशियम काम करता है। तो जो हमने बताया था पायरुवेट के सिंथेसिस के लिए, तो वो रिएक्शन बता रहे हैं। तो पहले 1 to लेके 6 रिएक्शन वो यहाँ पे हम बता नहीं रहे, बिकॉज पायरुवेट सबसे लास्ट में बनता है। तो 7वीं स्टेप यहाँ पे आप देख पाओ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बना है, दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम के अंदर का एक इंग्रेडिएंट। और यहाँ पे सबसे जो लास्ट है, यहाँ पे पायरुवेट बना है, करेक्ट। तो पायरुवेट कहाँ से बना है, PEP, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करता है, दैट इज फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज। और इस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए, इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए, या फिर उसे फंक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पोटेशियम। और जो डिपेंडेंट है, यहाँ पे एक ATP बनती है, करेक्ट। तो पायरुवेट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पोटेशियम काम करता है। दूसरा है ग्लाइकोजन सिंथेस, तो ये भी एक एंजाइम है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए। ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आने वाले सेशंस के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसके एक्टिवेशन के लिए भी पोटेशियम का वर्क होता है। और लास्टली, और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने बताया था कि लगभग सभी तरीके के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी पोटेशियम काम करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये पहली रिएक्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका DNA है, इस DNA को यहाँ पे एक बबल फॉर्म होता है, ये आप रेड कलर का देख पा रहे हो, यहाँ पे ये बबल है। और इस बबल के अंदर दूसरा DNA बनता है। तो मैंने पहले एक बार आपको डायग्राम हाथ से बताई थी कि एक बबल फॉर्म होता है, उसके अंदर से दूसरा DNA बनता है। तो उस DNA को RNA पॉलीमरेज, ये RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे एक अपना सिंथेसिस शुरू करता है। और इस RNA पॉलीमरेज को वहां पे बिठाने के लिए, करेक्ट जगह पे अप्रोच करने के लिए काम करता है हमारा पोटेशियम। तो ये तो हो गया RNA बनने के बाद बनता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन के जो सिंथेसिस है, उस प्रोटीन के सिंथेसिस को हम बताते हैं ट्रांसलेशन। DNA को रीड करने के लिए बनता है RNA, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर RNA, जिसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ होता है, वो हम पढ़ नहीं पाते। तो उसे पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन, तो उस मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है, जिस लैंग्वेज में किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो DNA के ऊपर जो लिखा हुआ है उसे ट्रांसलेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो DNA के ऊपर क्या लिखा है वो हमें पता चलता है जब वो प्रोटीन बनता है। और इसका मतलब एक प्रोटीन बनता है तो हमारी एक अलग अलग रिएक्शंस आने पड़ती है। मेरा हाथ हिलाने का स्टाइल अलग है, इसका मतलब उसके लिए अलग प्रोटीन बनते हैं। आपका अलग है तो आपके बॉडी के अंदर अलग प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन बनने के लिए जो भी कंपोनेंट लगते हैं वो हर किसी बॉडी के अंदर सिमिलर होती है, फक्त उसके अंदर का जो क्या हम बताएंगे, उसका जो सीरियल होता है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पोटेशियम। अगर पोटेशियम डिफिशियंसी हो जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमें दिक्कत आ सकती है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर कम हो जाएगी तो मसल्स खराब होने लगते हैं। मसल्स अगर वीक हो जाए तो बोन से मसल छूटने लगते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, वो मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ने के लिए भी काम करता है। दूसरी बात, अगर पोटेशियम कम है, टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ गया मगर पोटेशियम कम है, फिर भी ये काम नहीं होगा। और इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर हर इंग्रेडिएंट को, हर मिनरल को, हर न्यूट्रिएंट को अलाइन करने का काम करता है। जो नॉर्मल रेंज है पोटेशियम की वो होती है 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर। डाइटरी इंटेक पोटेशियम का होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट करने के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं इसका जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए। ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी खुद के हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। तो सबसे पहले पोटेशियम का जो है रेगुलेशन की हम बात करें तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है।
रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, और दूसरा होता है अल्डोस्टेरोन, कार्टिकोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन हैं और ये दो हार्मोन रेगुलेट करने का काम करते हैं पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन का हमारे बॉडी के अंदर। और टू बी ऑनेस्ट, ये दो हार्मोन्स हैं वो सिर्फ एक्सक्रीशन मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर है, उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन्स काम करते हैं दैट इज अल्डोस्टेरोन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये साइड वाली है लेफ्ट हैंड साइड का, जहां पे पोटेशियम रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है हमारे इंसुलिन के ऊपर। तो सबसे पहले पोटेशियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेगुलेशन है वो रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इंसुलिन के ऊपर। मान के चलिए किसी डायबिटिक पर्सन को आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती हो, थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाए इंसुलिन का, थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम का रेगुलेशन कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर पोटेशियम का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे बॉडी के अनगिनत हिस्सों के अंदर हमें उसके इफेक्ट देखने मिलते हैं। जैसे हमने बताया कि हार्ट, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट करने के लिए। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी वजह से अगर शुगर डायबिटिक पेशेंट है और उन पेशेंट को ऑपरेशन अगर करना है तो इंसुलिन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत क्लोजली करना पड़ता है। अगर शुगर लेवल बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो ऑपरेट नहीं किया जाता जब तक शुगर नॉर्मल ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ना सिर्फ पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो रेगुलेट हो पाते हैं या फिर उनका जो स्ट्रक्चरल है वो चेंजेस होने लगते हैं इंसुलिन की वजह से। ठीक है, तो इंसुलिन क्या रोल करता है? तो सबसे पहले ये रोल करता है कॉजिंग द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम का जो चैनल है, जो हम अभी बता रहे थे कि पंप होता है, चैनल होता है, उसे ओपन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसुलिन। उसके बाद सेलुलर अपटेक, सेल के अंदर पोटेशियम लाने के लिए भी इंसुलिन बहुत मददगार साबित होता है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब प्रोटॉन। वो क्या करते हैं, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है वो हिसाब से हम एसिडोसिस या अल्कलोसिस बताते हैं। ठीक है, अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो इसे हम एसिडोसिस कहते हैं, एसिडिक कंडीशन बढ़ती है बिकॉज H+ दैट इज अ प्रोटॉन। बहुत ज्यादा HCl के अंदर भी हमें H+ आयंस देखने मिलते हैं, दैट इज डायरेक्टली कोरिलेट विद द एसिडिक कंडीशन इन आवर बॉडी। ओके, अगर सेल के अंदर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब आपकी बॉडी अल्कलोसिस है, अल्कलाइन बनती है, अल्कलाइन सेल्स बन रही है। तो H+ आयंस क्या काम करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक्सचेंज करते हैं पोटेशियम को हाइड्रोजन के साथ, H+ आयंस के साथ, नॉट हाइड्रोजन, H+ आयंस प्रोटॉन के साथ। तो जहां पे प्रोटॉन नहीं चाहिए, प्रोटॉन अगर निकल जाए तो मेम्ब्रेन डिस्टेबल होने लगती है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखने वाले हैं हर सेल मेम्ब्रेन को, सेल का जो एक्सटीरियर मटेरियल होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर चार्ज होता है। वो इंटीग्रेट फॉर्म में क्यों रहती है, वो हमेशा ही मेंटेन क्यों रहती है, डिस्पर्स क्यों नहीं होती, कभी गोल है, कभी ट्रायंगल हो जाए, कभी स्क्वायर हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज उसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज उसे इंटीग्रेट करके रखता है, उसे मेंटेन करके रखता है। और वो चार्ज एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए काम करता है H+ आयन। अगर H+ वहां से निकल जाएगा तो अल्कलोसिस होगा, करेक्ट। मगर H+ अगर निकल जाए तो पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, तो वहां पे चार्ज बनता है नेगेटिव, करेक्ट। अगर नेगेटिव एक ही चार्ज अगर ज्यादा बढ़ गया तो डिस्टेबल होने लगते हैं, डीपोलराइजेशन होने लगता है, वो सेल फंक्शनिंग में नहीं काम करती। ठीक है, तो उसे हाइड्रोजन आयन अपने खुद को एक्सचेंज करता है पोटेशियम के साथ, करेक्ट। तो आप समझ पा रहे हो कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर प्रोटॉन है, H+ आयन है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम है। तो यहाँ पे हमने एक बताने की कोशिश की है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। तो सेल के अंदर का जब भी प्रोटॉन बाहर जाता है निकल के, तो सेल के अंदर का H+ आयंस कम होता है। यहाँ पे आप देखते हैं pH डाउन हो गया, pH डाउन हो गया मतलब एसिडिक कंडीशन बढ़ गई। तो जैसे ही ये बाहर जाता है सोडियम अंदर आता है, और सोडियम तुरंत बाहर निकलता है। अभी कितना बाहर निकलेगा, 3 सोडियम बाहर जाने के बाद 2 पोटेशियम सेल के अंदर आती है, तो यहाँ पे पोटेशियम अंदर आती है। तो इक्वलिटी है, एक इक्वेशन बनता है हमेशा ही केमिस्ट्री के अंदर, 2 पोटेशियम इज इक्वल टू 3 सोडियम। तो हमेशा ही जब एक्सचेंज मैकेनिज्म होती है तो 3 सोडियम बाहर निकाले जाती है या फिर अंदर ले जाती है, और 2 पोटेशियम बाहर निकाले जाते हैं या फिर अंदर ले जाते हैं, वाइस वर्सा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रिएक्शन यहाँ पे बताने का काम हमने किया है। दूसरा है
जो हम बात कर रहे थे एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, हमारे बॉडी के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट प्रेजेंट है पोटेशियम का, हमारे बॉडी को अगर जरूरत है तभी वो रहेगा, अगर जरूरत नहीं है, एक्सेस कंडीशन में है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन्स काम करते हैं वो है अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अंदर ये बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इन दो हार्मोन्स के ऊपर काम करते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर अगर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। किस वजह से नहीं जा पा रहे हैं? बिकॉज हमारे बॉडी नेचुरली कौन काम करती है? ये दो हार्मोन। तो इन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, जब जाके ये अच्छी तरीके से काम करें। तो अभी रेगुलेशन के अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है वो है हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम आता कहाँ से है, हमारे बॉडी को रेगुलेट कहाँ से करता है, और हमारे बॉडी के बाहर किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, दैट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो इसका मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे मुंह से लेके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के तहत काम करता है। जब मैकेनिकल प्रेशर हम लगाते हैं तो हमारे खाना खाने के जरिए से पोटेशियम अंदर जाता है, एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स ये जो है अंदर का भाग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये जो बाहर का ये जो होता है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये यूरेथ्रा वगैरह, ये नीचे का पार्ट। तो अंदर का जो ये भाग, ये जो हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 9% के हिसाब से, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ ये, दिस इज नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, ऑलमोस्ट 8 से 9% के भीतर ये बॉडी से पोटेशियम बाहर निकलने का काम करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और जो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिन भी पेशेंट्स को या फिर जो भी पर्सन किडनी रिलेटेड कुछ इश्यू से सफर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब भी आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट के अंदर ये जरूर देखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का अमाउंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। तो किडनी के अंदर एक्सक्रीशन यानी बॉडी के बाहर निकालने का काम किया जाता है। और तीसरा जो है दैट इज अ निग्लिजिबल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में होता है ये। जो पसीना आता है हमें, जो स्वेट आता है, जो पसीना है, उस पसीने के अंदर से भी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर जाता है। जब आप 5 से 7 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उसके बाद वाला जो पसीना आता है, उस पसीने के अंदर से पोटेशियम बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से गर्मी में बैठोगे और थोड़े से बूंदे अगर आ जाए तो पोटेशियम बाहर निकलता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने बताया कि 1 to 2%, बट दिस नॉट 1 to 2%, एक्चुअली दिस इज द लेस देन 1% और ऑलमोस्ट 1% के हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद अगर जो दूसरा फीचर जो हम बता रहे थे कि ये दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर हम बात करते हैं। किडनी के अंदर क्या क्या हो सकता है या फिर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख पाओगे। तो ये किडनी का एक हिस्सा हमने यहाँ का निकाल के इसे थोड़ा सा बड़ा किया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि किडनी के अंदर का जो काम है वो किस तरीके से हम यहाँ पे करवाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला हिस्सा। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा जिसे हम ये बोमेंस कैप्सूल, ये जो ट्रैक देख रहे हैं ना आप, ये ट्रैक। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, और सबसे लास्ट आता है ये पूरी ये खड़ी लाइन, ये वाला हिस्सा। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट भाग हैं, पार्ट्स हैं हमारे किडनी के अंदर, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये भी हेनलेज लूप, इसे हम हेनलेज लूप कहते हैं। ये जो ट्यूबुल ऊपर से नीचे जाती है, जो फर्स्ट नीचे से ऊपर आती है, सबसे लॉन्गेस्ट वाली, उसे हम कहते हैं हेनलेज लूप। और वहां पे भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है ग्लोमेरस या फिर रिनल कार्पसूल, यहाँ पे पोटेशियम एंटर थ्रू द ब्लड, ब्लड के जरिए जो पोटेशियम आता है किडनी के अंदर, वहां पे 100% फ्रीली फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है ये वाले हिस्से में। थोड़ा कलर चेंज करें हम, ये वाले हिस्से में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। आप थोड़ी सी डायग्राम कॉम्प्लेक्स शायद देख पा रही होगी आपको, जैसे ही अंदर आती है तो यहाँ पे इतना बड़ा एक मुंह होता है, और फिर यहाँ से एक छोटा, जैसा अभी सांप स्नेक मुंह जब खोलता है तो जो हिस्सा दिखता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोमेरस। और उसके बाद उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो छोटी छोटी होती है, तो वहां से एक्सक्रीशन का काम किया जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो 100% फ्री तरीके से पोटेशियम का जो फिल्ट्रेशन होता है वो वहां पर होता है। उसके बाद जो सबसे निचला वाला हिस्सा यहाँ पे हम बता रहे हैं, दैट इज हेनलेज लूप। इस हेनलेज लूप के अंदर 15%
रीअब्जॉर्ब किया जाता है प्रोटीन सॉरी पोटेशियम। पोटेशियम का 15% रीअब्जॉर्ब ब्लड के अंदर, कि तो किडनी के अंदर ब्लड के जरिए ही पोटेशियम आया। 65% ब्लड के अंदर ये रीअब्जॉर्ब किया जाता है। एंटायर किडनी की अगर हम बात करें, एंटायर किडनी की अगर हम बात करें तो उससे प्लस 65 प्लस हेनलेस लूप से अगर हम देखें तो 15% रीअब्जॉर्ब किया जाता है। किडनी के अंदर अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो ये रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म काम नहीं करता, और जब जब पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तब तक चांसेस होते हैं कि स्टोन बने या फिर किडनी के अंदर थोड़ी सी सूजन आए। ये चांसेस, इट मे बी पॉसिबल कि ये चांसेस हो सकते हैं हमारे किडनी रिलेटेड इश्यूज के अंदर। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो ये दो हिस्से हैं एक्सक्रीशन के अंदर, जहाँ पे किडनी के अंदर से एक्सक्रीशन किया जाता है। अभी एक्सक्रीट कब होगा, बॉडी के बाहर कब निकाला जाएगा, तो उसके भी कुछ हिस्से होने पड़ते हैं, उसके भी कुछ रीजंस होने पड़ती हैं। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तब हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा। तो एब्जॉर्प्शन या फिर रीअब्जॉर्ब करना, एक तो आपने भेज दिया किडनी के पास बाहर निकालने के लिए, उसके बाद किडनी के अंदर से ही उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया गया कि तो हमारे बॉडी को वो नीड है, जरूरत है। बाहर कितना निकालना है और कितना रखना है, ये टाइट रेगुलेशन किया जाता है आपके बॉडी के इस हिस्से में, ये जो हिस्सा इतने हिस्से में। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी। तो इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा हाउ मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन ऑकर्स इन द किडनी। तो ये सिक्रेशन किस तरीके से किया जाता है। सिक्रेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए आना और ब्लड के अंदर फिर से चला जाना, ब्लड से बाहर आना और बॉडी के बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे आप देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आता है हमारा ये हमारी ब्लड वेसल है। यहाँ पे आप देख पाओ ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है बॉडी की अगर बात करें, और ये लूमेन है बॉडी के बाहर का हिस्सा जहाँ पे ये काम करने वाला है। तो सोडियम जैसे अंदर आता है, एक चैनल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो एटीपीएस के जरिए काम करता है, जहाँ पे अच्छे खासे एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एटीपी जब भी आए तब समझ लेना कि यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, ये फ्री में काम नहीं होता। तो हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए या फिर अंदर लेने के लिए बहुत अच्छे खासे एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। तो जब भी सोडियम अंदर आता है तो तीन सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम बॉडी के अंदर आएंगे। कहाँ से आ रही है बॉडी के अंदर, ब्लड के जरिए, क्योंकि तो पोटेशियम खाने के जरिए ब्लड के अंदर आया है, तो ब्लड के जरिए अंदर आएगा। जैसे ही ये अंदर आता है तो अभी ये बॉडी के बाहर किस तरीके से निकाला जाए, तो इसके 2 अलग अलग रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन है पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, कैले का मतलब होता है पोटेशियम, एमा का मतलब होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइपर है मतलब ज्यादा है, पोटेशियम अगर ज्यादा है तो बॉडी के बाहर निकालना दिया, तो इस जरिए बॉडी का बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा है हमारे बॉडी का पीएच अगर ज्यादा है, पीएच ज्यादा है इसका मतलब अल्कलाइन कंडीशन अगर बॉडी की ज्यादा है तब भी ये निकाल दिया जाएगा। क्यों, तो अल्कलाइन कब होगा, जब H+ आयंस बॉडी के बाहर निकाल दिए जाएंगे और पोटेशियम बॉडी के अंदर आएंगे, माने सेल के अंदर आएंगे, तब वो सेल अल्कलाइन बन जाएगी। तब होने क्या चाहिए, सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर निकाला चाहिए, और जब भी वो बाहर जाए तो H+ आयंस अंदर आने चाहिए, प्रोटॉन अंदर आने चाहिए। जब भी प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे तो वो बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो जब भी हायर अल्कलाइन कंडीशन हमारी बॉडी की बनती है तब ये प्रोसेस होती है जहां पे पीएच ज्यादा है, अल्कलोसिस हम जिसे कहेंगे, तो वहां पे क्या होगा, पोटेशियम बॉडी के बाहर निकल जाएगा, H+ अंदर आ जाएंगे ताकि बॉडी फिर से बैलेंसिंग बना चाहिए। और यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा, हार्मोन है वो, हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो भी इसी तरीके का काम करता है, सोडियम को अंदर लेकर आएगा और पोटेशियम को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा रीजन अगर हम यहाँ बताएं तो जैसे ही मेम्ब्रेन का जो हम बता रहे थे कि हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर चार्जेस होते हैं, तो वो चार्ज के अंदर अगर डिस्टेबलाइज होगा, नेगेटिव अगर चार्ज ज्यादा हो गया तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने लगा तो ये पोटेशियम डायरेक्टली आकर यहाँ फिक्स हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल एक चीज ध्यान में रखिए, एक्सेस कंडीशन में अगर है तो उसे लॉस करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हम लाइन बनाएंगे ऐसी। तो सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलमिया, हाइपो का मतलब होता है कम, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में कम है तो क्या क्या होगा, तो बहुत ज्यादा वोमिटिंग होने के चांसेस है, डायरिया
और चेंज इन ईसीजी, ये जी कैपिटल करिएगा। तो ईसीजी हम जब भी निकालते हैं तो उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें देखने मिलती है। जैसे हम ये अगर हम बेसलाइन पकड़े तो इस बेसलाइन से बहुत अच्छी तरीके से, ये बेसलाइन है तो इस बेसलाइन से अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने बताया कि टी वेव, तो ये जो टी वेव ईसीजी के अंदर हमें देखने मिलती है, ये टी वेव अगर ठीक से नहीं आ रही है तो या तो इन्वर्टेड हो सकती है, उल्टी हो सकती है। तो ये टी वेव जो ईसीजी के अंदर देखने मिलती है वो अगर इरेगुलर आ रही है तो इसका ये हम एक लॉजिकली बता सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो अगर पोटेशियम ज्यादा, कैल्शियम नहीं पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। तो जैसे ही हाइपर की अगर हम बात करें, यानी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा है तो वीकनेस होने के चांसेस हैं, हमेशा चिड़चिड़ा होना, इरिटेट होना और कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना। ये अगर सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर, मान के चले 7-8 दिन 1 महीने सब ये ही हो रहा है, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो आइए देखते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जहां से हमें पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अच्छी तरीके से मिलता है। बेस्ट सोर्सेज खजूर, उसके बाद बादाम, रॉयल जेली, गन्ने का जूस, यहाँ पे ये है बीजबंद, मेलन्स एंड कोकोनट। ये जो भी चीजें हैं इनके अंदर से बहुत अच्छे खासी अमाउंट में हमें पोटेशियम मिलता है। मैं फिर से बताऊं, ये सभी चीजें हम मार्केट से लेकर खाते हैं फिर भी हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम की एडिक्वेट लेवल मेंटेन नहीं की जाती। अपने प्रोडक्ट से ये क्यों होगा, कि वर इज मोर पावर से क्यों हो सकता है, इसका मतलब इसके अंदर ऐसे कुछ खास बातें हैं जिस वजह से ये चीजें पॉसिबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म। इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट हमने यूटिलाइज किए हैं, जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें दिखती है, हमने उसे उठा के इसके अंदर डाला है तो उसके 100% हमें रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। नाउ द चॉइस इज योर्स, आपको यूज करना है या नहीं करना है। ये तो हम आप सिर्फ बात कर रहे हैं पोटेशियम के रिगार्डिंग, ऐसे अनगिनत सेशंस आने वाले दिनों में होने वाले हैं जहां पे अपने प्रोडक्ट के बेहतरीन इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, एक अगर हम प्रोडक्ट की, एक अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें या फिर डिसीज की बात करें तो वो क्यों होता है, उसके हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या समस्याएं होती हैं, या फिर किस तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे हमने पोटेशियम के बारे में आज देखा, होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से रेगुलेट करता है, कम हुआ ज्यादा हुआ तो क्या हो सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट के अंदर से क्या कंटेंट है जो उसके अंदर काम करते हैं। मेरी अपेक्षा यही रहती है कि सभी लोगों को अच्छा थोड़ा मैं नॉलेज देने के लिए उतना काबिल नहीं हूं कि मैं नॉलेज किसी को दे पाऊं। इतना जरूर अपेक्षा होती है कि थोड़ी बहुत चीजें हमें समझ में आए कि हम जो भी चीज खा रहे हैं उसके अंदर ऐसे क्या कंटेंट है जो हमारे बॉडी को किस तरीके से रेगुलेट कर पाती हैं। आई होप मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जो मौका दिया आज, जिसके लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुहास सर। थैंक यू विनय सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत डिफरेंट टॉपिक पे आज का डिस्कशन था। थोड़ा सा समझने में देरी लगेंगी, लेकिन ये जूम अभी लाइव चल रही है और ये वीडियो यूट्यूब पे है, तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए। मैं भी आज रात को सोने के पहले इसको 2 बार तो जरूर सुनूंगा। तो थैंक यू विनय सर, एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी जो भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आयंस होते हैं, इसके बारे में आज आपने जो जानकारी दी है रियल में एक अमेजिंग चीज है। और इतना सारा ज्ञान का भंडार आपसे हमें मिलता है कि हम शायद आधे डॉक्टर तो अभी बन ही चुके होंगे लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया है कि किसी डॉक्टर के सामने बैठ के प्रेजेंटेशन अगर देना है तो हम आसानी के साथ में दे सकते हैं। सो थैंक यू, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विनय सर ये सारी चीजों में। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन था, हम चाहेंगे यहाँ पे कुछ आज टेस्टिमोनियल भी लेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पे कुछ शेयरिंग हो सके। तो आप अगर कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ टेस्टिमोनियल अगर देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली, जरूरी है दोस्तों कि आप यहाँ पे हैंड रेज कीजिए, चैट में मैसेज मत कीजिए मुझे, क्योंकि वो पढ़ने के लिए अलग से ध्यान देना पड़ता है उसकी तरफ। सो कोई अगर यहाँ पे अगर अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता है तो आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, या आपका कोई मतलब कॉमन क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन अगर है यहाँ पे तो आप उस पर भी यहाँ पे आपका ओपिनियन रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
सो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक हम अपने तरफ से कुछ लोगों को यहाँ पे आज प्रोडक्ट के बारे में बोलने का मौका दे सकते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। सो विनय सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आज एक हमारे पास में एक बहुत बेहतरीन टेस्टिमोनियल आया है, जिसको हमने यूट्यूब पे लॉन्च डाला भी है, पब्लिश भी किया है। और उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो एक ऐसे डिसऑर्डर पर था, ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू पे था कि जो एकदम टोटली डिफरेंट हेल्थ इश्यू है। तो मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार का टेस्टिमोनियल भी हमारे पास में आएगा, क्योंकि अभी तक इस तरह से नहीं आया था। वो था स्किजोफ्रेनिया जैसी जो मानसिक बीमारी होती है, और बहुत एक्सलेंट रिजल्ट है दोस्तों, जिसका मैं अभी तो मराठी वीडियो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, लेकिन मैं उसका हिंदी ट्रांसक्रिप्शन और इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन भी करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हिमालय मोर पावर की ताकत जो है वो कितनी बड़ी ताकत है। 12 वर्षों से एक महिला है, शिरडी की मीटिंग में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, अपने स्टेज पर उन्होंने पैठनी भी अचीव की है। और उनका खुद का टेस्टिमोनियल था कि 12 वर्षों से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि हम एक हमारा ब्रेन जो है कुछ इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसी भी चीजों का डर लगने लगता है। आज आस पड़ोस में किसी की डेथ की न्यूज भी सुनती थी तो वो डिप्रेशन में जाती थी, वो बहुत परेशान होती थी, घर छोड़ के निकल जाने की इच्छा थी। और जब बच्चे मतलब उनकी जब डिलीवरी हुई और उनके बेटे का जब जन्म जब हुआ, तो उस केस में उन्होंने अपने बच्चे से ब्रेस्ट फीडिंग तक बंद कर दिया था। वो ब्रेस्ट फीडिंग तक बंद करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये बच्चे को उनके साथ में कोई लगाव न रहे। तो एक माँ के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई चैलेंजिंग काम ही नहीं हो सकता कि जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है, और वही माँ अगर ये चाहे कि इससे मेरा लगाव ना रहे, क्योंकि लगाव ना रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें डर लगता था कि शायद उनकी अनटाइम डेथ कभी भी हो सकती है, तो फिर ऐसे समय में बच्चों को परेशानी ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे इल्यूजन हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, और ये बहुत गंभीर समस्या है। मानसिक बीमारी भी जो है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में टॉप 5 की जो डेथ के जो रिजल्ट है, उसमें मानसिक बीमारी भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो मुझे जहां तक मुझे याद है कि टॉप 5 के अंदर मानसिक बीमारियों से भी जो अनटाइमली डेथ होती है, उसका भी प्रमाण बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, हिमालयस मोर पावर डे सच में मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आई है कि जो चीज लोगों को सही में सेहत देगी, और ढेर सारे आशीर्वाद आशीर्वाद हो गए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स हो गए, ये भी हमें यहाँ पे इसके माध्यम से मिल रहे हैं दोस्तों। तो हम बिल्कुल यहाँ पे खुश है, 100% खुश है, क्योंकि हमारे लिए किसी एक नव संजीवनी की तरह हिमालय मोर पावर काम करता है। सो दोस्तों, ये जो है यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जो लोग मराठी नहीं समझ सकते उनके लिए मैं ट्रांसक्रिप्शन भी आज रात में तैयार करके उसका भी लिंक दे दूंगा उसके अंदर, ताकि वो पढ़ सकते हैं। तो एक अमेजिंग टेस्टिमोनियल था, और बहुत एक से एक टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में है दोस्तों। जैसे कि जो पैर का जो अंगूठा है, उसका गैंग्रीन, मतलब जो अंगूठा काटने के लिए बोला गया था डॉक्टर द्वारा, उस अंगूठे पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, और पूरी तरह से बिना काटे वो जो है। ओके सर, ठीक है, उनको हैंड रेस करने के लिए बोलिए सर, पल्लवी दलवी मैडम को हैंड रेस करने के लिए बोलिए। सो दोस्तों, वो भी एक टेस्टिमोनियल है हमारे पास में। उसके सिवाय उसके सिवाय बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है एपिलेप्सी पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जिस प्रोडक्ट को समझा था, वो शायद ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे, कि रियल में दोस्तों की जहाँ पे डॉक्टर लोग आशाएं छोड़ देते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं, वहां पे हिमालय मोर पावर काम करना चालू करता है। तो ये हमारे लिए बहुत मिरेकल की बात है। और थैंक यू टू विनय सर, थैंक यू टू प्रमोद हिमारे सर, और थैंक्स टू समर्थ प्रो, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारे लिए लाया है मार्केट में। सो आप सबका शुक्रिया। अभी मैं यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल है पल्लवी दलवी मैडम, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मॅडम, तुम्हाला मी अनम्यूट केलं माझ्याकडनं.
पल्लवी मॅडम तुम्ही तुमच्याकडनं अनम्यूट करा, मी माझ्याकडनं अनम्यूट केलाय तुम्हाला. पल्लवी मॅडम तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. मॅडम लेफ्ट हँड साइडला सगळ्यात खाली म्यूट अनम्यूटचं बटन आहे, तिथे क्लिक केलं की तुम्हाला. हाँ हेलो सर. हाँ हाँ मैडम मैं हाँ मैं पल्लवी दळवी बोल रही हूँ सातारा से. आसिफ सर और पांडे सर की टीम से. तो मेरे पति को एसिडिटी बहुत साल से थी. और अपना मोर पावर प्रोडक्ट मैंने लिया और उसको दिया तो उसको रोजाना गोली खाने को पड़ती थी. और उसको ये मोर पावर का प्रोडक्ट लिया तो एसिडिटी कम हो गई. ग्रेट 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 मैडम, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं और वो उसका मुझे फ्रेशनेस पण बहुत बढ़ गया है. ऐसे थकावट थी वो भी दूर हो गई. वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू. जैसे कि दोस्तों, जैसे कि विनय सर भी हमेशा, मतलब विनय सर से ही सुना था मैंने एसिडिटी के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत गंभीर बीमारी है, जबकि हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी में. और उसका एसिडिटी, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने सुना है कि शायद विनय सर ज्यादा इस पे प्रकाश डाल सकते हैं, जहां तक मैंने सुना है कि एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, वो एसिडिटी का प्रॉब्लम शायद उसको, मतलब वो परमानेंटली क्योर नहीं होता है, जहां तक मेरी अपनी सोच है. वो परमानेंटली क्योर होते हुए मैंने नहीं देखा है. भले ही वो कंट्रोल में रह सकता है, कम हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमें डायबिटीज के बारे में बताया जाता है कि यह भी कभी खत्म नहीं होगा आपकी बॉडी से, उसी तरह से शायद एसिडिटी भी एक इश्यू है. और ऐसे बहुत सारे, आज भी मुझे एक टेस्टिमोनियल आया था, किसी का कॉल आया था मुझे, और उन्होंने भी मुझे वही कहा कि शुरू में 2-3 दिन 4 दिन मुझे एसिडिटी की परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद में अभी मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी की परेशानी नहीं हो रही है. तो ये एक अमेजिंग चीज है. एसिडिटी पे भी थोड़ा सा विनय सर का भी प्रकाश डालेंगे जब भी समय मिलेगा उनको, जब भी ये योग हमारा सहयोग जो होगा. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम प्रकाश खरात सर को मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ. सर नमस्ते. नमस्ते सर, नमस्ते. मला एक विचारायचं होतं की आपलं जे प्रोडक्ट आहे ते मिरगे गदावरा म्हणजे फिट वाल्यांना आपण देऊ शकतो का आणि त्यांचे रिझल्ट लागलेले आहेत का? सर अपने पास में एक इतना एक्सेलेंट वीडियो है यूट्यूब पे, आप चाहे अच्छा. तो किसी से ले लीजिए, नहीं तो अगर मुझे 2 मिनट का समय मिला तो मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल. इतना हाँ. अमेजिंग रिजल्ट है फिट्स पे, जिसको हम मिर्गी कहते हैं. हाँ, और हाँ. एक 12 साल के बच्चे का वीडियो है. वो 12 साल के बच्चे का बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम था. वो हाँ, प्रॉब्लम हाँ, इस हाँ. तरह से था कि हर उसको 5-10 सेकंड में उसको फिट्स आते थे, और दिन भर अच्छा. उसको फिट्स आते रहते थे. तो उसका स्कूल छूट गया था, और उसके जो माता पिता है वो जिसको हम बोलते हैं कि वो किसी और की खेती में जाके काम करने वाले लोग थे. हाँ और जी. डॉक्टर ने उसको 6 लाख रुपए का खर्च बताया था ऑपरेशन के लिए. उसके बाद भी उसकी कोई क्योर होने की कोई गारंटी नहीं ली थी. तो एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट है वो. और मुझे लगता है कि जैसे अभी मैंने कहा भी है सर थोड़ी देर पहले, कि जो भी ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, उस पे अच्छा. हमारे प्रोडक्ट के एक्सलेंट रिजल्ट्स है. तो ओके. अभी विनय सर भी साथ में है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने अनुभव लिया है, टेस्टिमोनियल्स लिए हैं. मुझे इतना पक्का जरूरी कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकता हूँ कि जिनको भी फिट्स की बीमारी होगी, जैसे कि एक सेशन भी हमारा हुआ है, जी, जी. उसका भी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे है, वो भी मैं देने की ओके. कोशिश करूंगा आपको. तो विनय सर ने वो सेशन दिया था कि ये कैसे एपिलेप्सी पे, मतलब फिट्स पे, मिर्गी पे कैसे काम करता है. तो ओके सर. ओके. बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर. और प्रकाश खरात सर, आप इसको थैंक बिल्कुल यू. विश्वास के साथ में दे सकते. ठीक है प्रकाश खरात सर, थैंक यू. आपने अच्छा सवाल पूछा. आसिफ बागवान जी. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया. एक्चुअली पल्लवी दळवी मैडम ने जो उनका शेयरिंग बताया, एक्चुअली मैडम को थोड़ा सा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो पूरी तरह से बता नहीं पाए. एक्चुअली वो मराठी में शेयरिंग करने वाले थे, लेकिन मैंने उनको हिंदी में करने लगाया. उनके मिस्टर को जो है डेली गोली लेना ही पड़ती थी एसिडिटी की.
वो गोली अभी पूरी तरह से बंद हो गई है। कई सालों से वो गोली ले रहे थे एसिडिटी के ऊपर, वो पूरी तरीके से वो बंद हो गई। और उसी के साथ में सेम रिजल्ट जो आया है अपने हिबारिस मोर पावर का, वो भी विद इन 15 डेज वो रिजल्ट आया है। वो सातारा डिस्ट्रिक्ट का मेड़ा एक गांव है, तो वहाँ पे राजश्री वसंत शिंदे मैडम जो हमारे साथ में काम करते हैं, उनके मिस्टर को भी सेम यही प्रॉब्लम था। कई सालों से उनकी एसिडिटी की तकलीफ थी और हमेशा खाना खाने के पहले उनको ये गोली लेना ही पड़ती थी। तो पिछले 15 दिन से वो यूज कर रहे हैं, उनकी भी एसिडिटी पूरी तरीके से बंद हो गई है अपने हिबारिस मोर पावर यूज करने के बाद में। और उसी के साथ में जो एनर्जी लेवल बढ़ती है, काम करने में जो एनर्जी आती है, वो भी सेम पल्लवी मैडम के मिस्टर को भी सेम वही है। और वसंत शिंदे जो है मेडा के, उनको भी सेम यही हुआ है कि एनर्जी लेवल बढ़ गया है काम के अंदर, कि जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर बिल्कुल भी थकावट इनको महसूस नहीं होती है जो रोजाना होती थी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आसिफ सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जाधव मैडम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। सर आवाज येतोय? येतोय मॅडम। हा सर, एक लेडीज आहे, त्यांना पूर्ण चेहऱ्यावर अंगावरती असे भाजल्यासारखे बबल्स आलेले आहेत, तर ते सोरायसिस असू शकतो का? त्याच्यावर आपलं प्रोडक्ट काम करू शकतं का? विनय सर, एक्चुअली आपके मॅडम ते डर्मेटोलॉजिस्ट कडे जर आपल्याला ते पहिल्यांदा चेक करावं लागेल। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो है क्या। हाँ, हम अंदाजा लगा के प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, मगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें महसूस होने चाहिए आगे चल कर कि किस वजह से हम दे रहे हैं, तो वो पहले पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली रीजंस क्या है। अगर उनके पास कुछ रिपोर्ट्स है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको बता दूंगा किस तरीके वो से वर्क बोलते करेगा। त्यांचं म्हणणं आहे की ते सोरायसिस आहे, पण असं सोरायसिस असू शकतं का? म्हणजे मला नाही वाटत आहे. आणि एक अ, मुलगा आलेला आहे माझ्याकडे, ते पालक आले होते की मतिमंद मुलगा आहे 12 वर्षाचा, तर ते म्हणतात माझ्या मुलावर चालू शकतं का? डेफिनेटली आपल्याकडे तसे खूप रिझल्ट्स आहेत की गतिमंद हं. किंवा मतिमंद मुलांवर पण आपल्या प्रोडक्टचे रिझल्ट चांगले आलेत। सो आपण डेफिनेटली त्यांना रिकमेंड करू शकतो आणि यासाठी हम एक बार कॉल पे बात करते हैं, डेफिनेटली वी विल डू दिस। और जो सोरासिस के रिलेटेड है उसके ऊपर भी हं. अगर जो रिपोर्ट्स आपके पास अगर है तो एक बार भेज दीजिएगा, उसके ऊपर हम ओके, फिर से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम मैम। थैंक यू। विनय सर, ये जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं जी उनके जी बारे में बहुत ज्यादा इंक्वायरी आती है, और हमारे जो पगारे सर है, डॉक्टर पगारे सर, यस यस, ही वो इज द बेस्ट। काफी अच्छा ये भी करते हैं उसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमेशा कि अगर कोई बाय बर्थ अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो मतलब ये मैं जो बताता हूँ वो आपको आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं उनको ये बताता हूँ कि उसकी जो फंक्शनिंग है, जो रिस्ट्रिक्शंस उसको हो गए अभी फिलहाल उसकी बॉडी में या उसकी सोचने की क्षमता में, तो वो रिस्ट्रिक्शन थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। मतलब ये नहीं यस कह सकते हम कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो वो पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि वो बाय बर्थ अगर है तो ये पॉसिबल नहीं यस, होता। तो ये मैं ऐसा जवाब देता हूँ, तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश करें। करेक्ट है। अगर बाय बर्थ किसी भी तरीके की बीमारी से कोई अगर पीड़ित है तो उसे रिवर्ट करना, दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। बिकॉज हर चीज के न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, बनते रहते हैं। अगर वो न्यूरॉन्स एक बार डिजनरेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसे हम किसी भी तरीके से वापस नहीं ला सकते। हाँ, डैमेज अगर है तो उसे हम ओवरकम कर सकते हैं। सिमिलर तरीके के एक्सीडेंटल केस के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर एक्सीडेंटल केस में किसी भी तरीके के डैमेजेस अगर बॉडी के अंदर हुए हैं तो उसे हम उतने ऑथेंटिकेटेड नहीं बता पाएंगे कि वो रिवर्ट होंगे या नहीं होंगे। बिकॉज ब्रेन रिलेटेड अगर हेमरेज एक बहुत मोस्ट कॉमनली देखने मिलते हैं हमें, तो उसके अंदर कुछ हिस्सा तो ऐसे निकाल के बाहर निकाल के फेंक देते हैं बिकॉज वो डैमेज हुआ है, तो उसे हम रेक्टिफाई या फिर रिवर्ट करने के चांसेस अगर हम बताएं तो वो हम बिल्कुल भी बता नहीं पाएंगे। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल उसे हम खास तरीके के मेडिकेशन से या फिर खास तरीके के फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज जैसा पगार सर करते हैं, डॉक्टर वगैरह सर करते हैं उनकी तरफ से, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और 50% तक तो हम उसके अंदर गेन 100% पा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। ओवर विनय टू सर, यू। एक सवाल मेरी तरफ से मैं आपको पूछ रहा जी हूँ। जी एक हमारे पास में एक ऐसी केस आई आज, जो शिरडी से थी, जी और उन्होंने ये मुझे पूछा कि स्पर्म काउंट जो उनका जो 0 था, तो फर्स्ट 15 डेज में उनका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ चुका था काफी मात्रा में। जी लेकिन सेकंड हाफ जो था मंथ का, मतलब आने वाले जो अगले जो 15 डेज थे,
उसके अंदर उनका जो स्पर्म काउंट बढ़ चुका था वो फिर से 0 हो गया। फिर से 0 हो गया। ऐसा तो Yes. नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एजोस्पिरिला एजोस्पर्मिया, जो एक डिजीज है, उसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम या फिर निग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। तो अपने प्रोडक्ट के लगभग 3 से 4 महीने का सेवन जरूरी है, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर ऐसे बहुत रीजंस हो सकते हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं। साइकोलॉजी हो सकती है, हार्मोनल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, और अनगिनत हो सकते हैं। तो उसे हर चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने। और जैसा बता रहे हैं कि बहुत सारे जैसे हम एसिडिटी के बारे में बताते हैं कि पहले आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एसिडिटी और हीट बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी तरीके से इतने एक्सट्रैक्टेड फॉर्मुलेशन आपके बॉडी के अंदर कभी नहीं मिले। जैसे हम बताते हैं कि खाना खाने के बाद 1 घंटे की या फिर 2 घंटे के बाद हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से अगर हम सलाइन देते हो बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही सलाइन लगा के घूमें। तो आपके बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्ट अगर बहुत जल्दी मिलता है, टू द पॉइंट अगर मेडिकेशन मिलता है, तो उसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। आपके बॉडी को उसे एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर बॉडी का रूटीन में लाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो किसी भी तरीके के आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स में ये हो सकता है कि पहले 1 महीने या 2 महीने बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा कम हो रहा है। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर वो हैबिचुअल बनते जा रहा है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के यूटिलाइजेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे इन एवरी कंडीशन। यस सर, थैंक यू। मैंने उनको वही सजेशन दिया था कि आप इसको कंटिन्यू रखो, एक बार बढ़ सकते हैं तो आने वाले समय में जरूर बढ़ेंगे। 100%। तो थोड़ा सा ये जुगाड़ के तौर पे मैंने बोला था, लेकिन लेकिन थैंक यू, आपने जो जवाब दिया उसके लिए। दोस्तों अभी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमारे 1 घंटे का समय ज्यादा हो चुका है, और आज हम ये चाहेंगे कि आज प्रमोद सर यहाँ पे 5 से 7 मिनट क्यों ना, क्योंकि इस संडे का सेशन आप लोगों का मिस हो गया था, प्रमोद सर बिजी थे, तो प्रमोद सर को यहाँ पे आज अपना मैसेज देना है। लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में अगर पूछते होंगे तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जो भी पूछना है आप शॉर्ट में पूछिए। फास्ट विश्वनाथ देव, विश्वनाथ देव सर, मैंने आपको अनम्यूट किया मेरी तरफ से। गजानन काटे सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हाँ यस सर। सर। सर मेरा एक दोस्त है, उसके जो हाथों के नखून है वो काले गिर चुके हैं, काले पड़ चुके हैं उसके, तो क्या उसके लिए अपन मोर पावर दे सकते हैं क्या? तो सबसे पहले वो समझना पड़ेगा सर, एक्चुअली वो है क्या। फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत आमतौर पे होते हैं हमारे नाखून के मुंह के अंदर। तो फंगल इन्फेक्शन अगर है तो हम डेफिनेटली दे सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स अगर आपके पास है तो आप एक बार भेज दीजिए मुझे, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम दे सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट 100% रिकमेंड कर सकते हैं। हुआ तो 100% फायदा ही होगा, 0% इसके ड्रॉबैक मिलते हैं, 0% इसके साइड इफेक्ट है। तो आप हर किसी को अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। जरूर ध्यान रखिए कि हम 3 से 4 कंडीशन में प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते, वो 4 कंडीशन छोड़ के हम सभी को दे सकते हैं। और टू द पॉइंट अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली किस चीज के लिए अगर हमें रिजल्ट अपेक्षित है, तो उसके थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब विश्वनाथ देव सर, एक बार मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं, आप जल्द से जल्द पूछिए सर। हेलो सर। यस यस सर। सर। सर एक्चुअली ब्लॉकेज के लिए कैसे काम करता है सर? अगर किसी को ब्लॉकेज है वेन में, ये ब्लॉकेज जो बोलता है, हार्ट ब्लॉकेज या कुछ इस तरह का, तो ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे यूटिलाइज में आता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से अगर हो जाए, फ्लो उसका अगर मेंटेन तरीके से हो जाए, तो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली निकलते हैं। बाशर्ते वो 5 mm से कम होने चाहिए। अगर कम ब्लॉकेजेस हैं तो बहुत आसानी से निकलते हैं। अगर हायर है तो हमें थोड़ा सा रिजल्ट रिपोर्ट चेक करके या फिर थोड़े खाने पीने के तरीकों के अंदर भी थोड़े चेंजेस करने जरूरी होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ सुहास सर, आने वाले सेशन में अंदर हम कार्डियक रिलेटेड एक सेशन लें, जिसके अंदर ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और कुछ डायग्राम्स के हिसाब से अगर हम ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा आपको। तो सर हम आने वाले सेशन में जब भी कार्डियक रिलेटेड लेंगे, हार्ट रिलेटेड, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास ये कब सेशन करेंगे सर? आने वाले संडे को कर देंगे सर। ओके ओके देव सर, एक प्रेजेंटेशन करने के लिए विनय सर को काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, निश्चित रूप से। नहीं, फिर भी मतलब कब होगा वो जानकारी हम डेफिनेटली नेक्स्ट संडे हमको इससे पर्सनली इंटरेस्ट है,
इसीलिए हम बोले। नहीं Sure, कोई sir. बात। अगला जो As early सेशन as होगा possible. वो हार्ट पे ही लेंगे, कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम पे लेंगे, क्योंकि ये मेरे भी दिमाग में काफी दिनों से था। तो देव सर के माध्यम से आज उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज हो गया मैं। तो थैंक यू। अभी जो भी दो लोग बचे हैं, करण दहीफले सर और रवि शेखर झा सर, कल पूछिए सर आपके सवाल। कल भी हमारा जूम सेशन है ही, तो कल पूछिए। हम ये करेंगे, बात करेंगे। अभी बहुत ज्यादा समय हो चुका है, सो आज के लिए सॉरी। अभी यहाँ पे मैं हमारे जो समर्थ प्रो के फाउंडर और हिवरेज मोर पावर के पीछे की जो संकल्पना है, जो संकल्पना बनाया तो विनय सर ने है, लेकिन विनय सर की जो जिनको प्रेरणा कह सकते हैं, ऐसे हमारे प्रमोद हिवरे सर हमारे साथ में है। और मैं प्रमोद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों एक संडे का सेशन उनके लिए हमने रखा था, हर संडे के लिए, लेकिन इस संडे को पॉसिबल नहीं हुआ था, मीटिंग्स थी, दो तीन मीटिंग्स थी। सो आज थोड़ा सा प्रमोद सर को भी सुनते हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट जितना भी सर बात करना चाहते हैं। सर आप प्लीज, आपका स्वागत है और आप यहाँ पे आपका पक्ष रख सकते हैं सर। प्रमोद सर। दो छोटे घर पे है और एक तीसरा भांजा भी है, तो थोड़ा सा पापा के तो घिरे हुए रहते हैं उनसे हमेशा। तो मैं हार्डली 2 मिनट हूँ का मैं समय यहाँ दीजिए। यस पर। यस यस, ही इज देयर। हाँ, हाँ। 2 मिनट का समय दीजिए, पापा को बात करेंगे। यस। सभी को प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हिवरेज मोर पावर ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जिस तरीके से हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रिजल्ट्स ही नहीं, इसके साथ दुआएं भी मिल रही हैं। और दवा और दुआ कहा जाता है कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआएं काम करती हैं। तो इस प्रोडक्ट को ब्लेसिंग्स इतने ज्यादा हमें मिल रही है कि इसके वजह से शायद जो मिरेकुलस रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो मैं आप सभी लीडर्स का, स्पेशली सुहास सर और उनकी टीम और हमारे सारे लीडर्स का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुहास सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो दोस्तों, अभी डेली जूम होने वाले हैं, अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन रहेंगे हर रोज, और उसमें हम नया कुछ तो भी हर बार नया कुछ तो भी सीखने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हम जितना ज्यादा सीखेंगे दोस्तों उतना ज्यादा अच्छा काम हम कर सकते हैं, और सीखने पे ही हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ऐसी है कि जो लोग बिजनेस से रिलेटेड या जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, वो मॉर्निंग का जो 7:30 बजे का सेशन होता है, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, मॉर्निंग का जो 7:30 बजे का सेशन होता है, उस सेशन को जरूर उपस्थित रहिएगा दोस्तों। 30 मिनट का सेशन होता है, लेकिन प्रमोद सर का जो 25-30 साल का जो अनुभव है, वो अनुभव हमें उनके माध्यम से हम तक पहुंचता है 30 मिनट में। तो बहुत काम की चीज वहां पे सीखने मिलती है, और वो कोई यूट्यूब लाइव वगैरह नहीं होता है, तो आप जूम में आओगे तो ही आपको पता चलेगा, इस तरह का वो सेशन होगा दोस्तों। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मॉर्निंग 7:30 बजे का सेशन भी आप अटेंड करना चालू रखिए। शाम की तो हर रोज शाम की जूम तो होती है हमारी, और आगे भी होती रहेंगी। सो प्लीज आप मॉर्निंग का सेशन जरूर अटेंड करके देखिएगा दोस्तों। आज का जो सेशन था विनय सर की वजह से उसको बिल्कुल 4 चांद लग गए, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। ये वीडियो लाइव है, इसकी लिंक भी हमने शेयर कर दी है। रात को शांति से सोते समय इस वीडियो को फिर से एक बार पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, और बार बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, और जय हिंद।